तो गाइस आज हम शुरू करने वाले हैं अपना नया टॉपिक काइनेमेटिक्स। और ये शुरू करने से पहले मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप डिफरेंशिएशन लॉग का बेसिक थोड़ा सीख के आए होंगे, क्योंकि इसमें ज़रूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे काइनेमेटिक्स में। सबसे पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन यानी रेक्टेंगुलर मोशन को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टार्ट करेंगे और फिर रिलेटिव मोशन की तरफ बढ़ेंगे। और जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से आप उसके न्यूमेरिकल्स, थ्योरी, हर चीज़ बड़ी आराम से कर पाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ जनरल टर्म से शुरू करेंगे। फॉर एग्जांपल मतलब जो भी जनरल टर्म्स होंगी पहले मैं वो बता दूंगा, उसके बाद हम लोग मोशन पे स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली होती तो एक तरीके की डिस्टेंस है, लेकिन वो शॉर्टेस्ट पाथ में देखी जाती है। शॉर्टेस्ट पाथ कैसे? जैसे यहाँ से ए पॉइंट से कोई लड़का बी पॉइंट तक गया, तो अगर वो मान लो वो उसे जाने के लिए वो ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, तो उसकी जो डिस्टेंस होगी वो इतनी पूरी होगी जितना भी वो पाथ ट्रैवल करेगा। और लेकिन जो उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनाई जाएगी, उतनी ही होगी। ए टू बी जो स्ट्रेट पाथ होगा वो ये जितनी डिस्टेंस होगी वही इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। अब और जो डिस्टेंस तो आप समझ ही गए कि डिस्टेंस जो भी पाथ उसने ट्रैवल किया है वो होगा। अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का ही काम आता है और टाइम आपको पता ही है, तो हम लोग देखते हैं कि स्पीड क्या होती है। स्पीड भी हम लोग 9, 10, 6, 7 में ही पढ़ चुके होते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम लोग बात करें एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड होता है एवरेज स्पीड को हम लोग लिखते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अब इसकी बात इन दोनों में डिफरेंस क्या है हम लोग देखेंगे। तो मान लो कोई लड़का है रवि, वो ए यहाँ से शुरू करता है और वो कुछ दूर मान लो 5 किलोमीटर तक वो कुछ पर्टिकुलर स्पीड मतलब 5 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया 2 घंटे में। अगले बी से सी गया तो अगले 5 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया 3 घंटे में। और अगले सी से डी गया, तो उसने ट्रैवल किया मान लेते हैं कि 3 किलोमीटर 1 घंटे में। तो अगर हम लोगों से पूछ लिया जाए कि एवरेज स्पीड क्या होगी, तो हम लोग सीधा फॉर्मूले में टोटल डिस्टेंस पुट करेंगे और टोटल टाइम पुट करेंगे। तो देखते हैं कि एवरेज स्पीड देखेंगे तो एवरेज स्पीड में हमारे पास आएगा एवरेज स्पीड को टोटल डिस्टेंस 5 + 5 + 3 दैट इज 13 अपॉन टोटल टाइम देखेंगे 3 + 2 + 1, तो कितना हो गया 6 आवर। तो हम लोग के पास एवरेज स्पीड आ गई 13/6 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड का सीधा फॉर्मूला हो गया। और एवरेज स्पीड के बाद अगर इसी तरीके से हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को पता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट पाथ, जबकि डिस्टेंस ज़्यादा हो सकती है लेकिन डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ ही होती है। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम का सिस्टम वही रहता है, टोटल टाइम। अब मान लो कोई आदमी उसने शुरू किया यहाँ ए से वो गया 5 किलोमीटर। सिमिलरली ऊपर वाला केस ले रहे हैं 2 घंटे में, फिर बस थोड़ा सा घुमा रहे हैं। बी से सी उसने गया फिर से 5 किलोमीटर और ये 3 घंटे में। और अगला सी टू ए गया, जितने भी किलोमीटर मान लेते हैं कितना आएगा, ये भी 5 किलोमीटर और कितने 1 घंटे में। तो अब इसमें हम लोग अगर टोटल एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, तो ये डिस्प्लेसमेंट हम लोग इसमें क्या होगी, स्टेट पर इनिशियल पॉइंट भी ए है और फाइनल पॉइंट भी ए है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। तो मतलब एवरेज वेलोसिटी भी हमारे पास 0 आएगी।
लेकिन अगर हम लोगों को एवरेज स्पीड निकालनी होगी इस केस में, तो स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई 15 और टोटल टाइम टेकन कितना हुआ 6, तो किलोमीटर पर आवर, ये भी किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पास आ जाता है कि कैसे हम लोग एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, ये एक जनरल टर्म है। अब इसके अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इंस्टेंटेनियस की, इंस्टेंटेनियस स्पीड देखें अगर हम लोग, इंस्टेंटेनियस स्पीड, अब देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड मेज़र कैसे करते हैं हम लोग। मेज़र करने के लिए जो हमारी कार में या बाइक में या स्कूटी में जो भी होता है, एक स्पीडोमीटर बना होता है ऐसा, वहाँ पे लिखा रहता है 0, 20, 40, 60, मतलब जितनी भी स्पीड होती है उस हिसाब से लिखा रहता है। तो वो हम लोगों को इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है, ना कि हम लोगों को एवरेज स्पीड बताता है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो भी स्पीड होगी उसकी, वो हम लोगों को इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। और वेलोसिटी भी वही हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी। तो मतलब अगर जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड बतानी है तो इंस्टेंटेनियस स्पीड बता देंगे हम लोग कि इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है 5 किलोमीटर, जैसे कोई साइकिल चल रही है 5 किलोमीटर पर आवर से, तो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। अगर हम लोग को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो सीधा हम लोग बोल देंगे कि इसको सीधा नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे लोग 5 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ डायरेक्शन में, या पर्टिकुलर डायरेक्शन बता देंगे सिर्फ। मतलब ये स्केलर क्वांटिटी हुई अपने पास, ये वेक्टर हुई। स्केलर होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है हमारे पास कि जो सिर्फ मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट हो, मैग्नीट्यूड ही लगता हो, मैग्नीट्यूड। और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिस क्वांटिटी को शो करने के लिए मैग्नीट्यूड तो शो हो ही, और साथ में डायरेक्शन भी बतानी पड़े, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना पड़े। अब अगली जनरल टर्म की बात करते हैं, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन तो सबको पता है कि मतलब हम लोगों को ये तो पता है फोर्स इक्वल टू m इंटू ए होता है, ये हमने 10th में पढ़ा है। तो एक्सीलरेशन जो हम लोग कार में जो एक्सीलरेट, मतलब स्पीड हमारी पर सेकंड कितनी स्पीड बढ़ रही है, उसे हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या स्पीड, कुछ भी बोल दो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन। और अब इसके जैसे अब हम लोग को इसका एवरेज निकालना है मान लो, तो एवरेज एक्सीलरेशन मतलब पूरी जर्नी हम लोगों ने जितनी भी कवर करी उसका एवरेज निकालता है। एवरेज एक्सीलरेशन होगा हमारी चेंज इन स्पीड या वेलोसिटी, कुछ भी बोल सकते हैं, अपॉन टोटल टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, v फाइनल माइनस v इनिशियल, वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी ही बोलेंगे अगर वेक्टर लगा देते हैं हम लोग, और डेल्टा t। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि देखो मीटर पर सेकंड इसकी और पर सेकंड इसकी, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। और एक्सीलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए हम लोगों ने चूंकि चेंज इन वेलोसिटी लगाया है इसीलिए, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ एक्सीलरेशन। और इसके बारे में भी अभी हम लोग इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आगे अच्छे से और ज़्यादा भी पढ़ेंगे। अब ये हमने सारी जनरल टर्म्स देख ली हैं। अब जनरल टर्म्स के बाद अब हम लोग सीधे इक्वेशन ऑफ मोशन शुरू करेंगे। तो गाइस मैं इस वीडियो में सिर्फ थ्योरी इन द सेंस कि फॉर्मूलेस बताऊंगा, और एक आध एग्जाम्पल लूँगा मुश्किल से। अगली वीडियो में इसके क्वेश्चंस हम लोग सारे अटेम्प्ट करेंगे अच्छे से लेके बुरे तक। और इसमें भी कहो थ्योरी हम लोगों की पूरी ना हो पाए, उसके लिए एक और वीडियो आ सकती है, देखते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने 10th में पढ़ी हुई है, मतलब 9th में पढ़ी हुई है, बल्कि 10th में भी नहीं। तो आइए देखते हैं हम लोग कि इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी होती है। मैं सिर्फ अभी इक्वेशंस ऑफ मोशन लिख रहा हूँ। मोशन पहली इक्वेशन v इक्वल टू, ये वेक्टर फॉर्म में लिखना हो। हम लोग जब क्वेश्चंस करते हैं तो देखो स्केलर और वेक्टर दो टाइप की क्वांटिटी होती है, मैंने जैसा बता दिया। स्केलर क्वांटिटी होती है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लगता है हम लोगों को, और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लगती है। तो अभी हम जो मोशन की जो शो कर रहे हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज़ में कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो वेक्टर का हम लोगों को ज़्यादा यूज़ नहीं आएगा, इसीलिए स्केलर क्वांटिटी में शो कर देंगे। तो एस यहाँ पे
डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे इनकी डेरिवेशन शो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डेरिवेशन हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए डेरिवेशन शो नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको चाहिए हो डेरिवेशन तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं बना दूंगा अगर कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता है तो। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं इनको डॉट करके शो क्यों कर रहा हूँ, सीधा स्क्वायर क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो स्क्वायर इसलिए क्योंकि वेक्टर फॉर्म में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। वेक्टर फॉर्म अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, वेक्टर क्या होता है, मतलब हम लोग इसमें फिजिक्स में नहीं पर मैथ्स में पढ़ेंगे। तो अब जब हम लोग इसको, ये तो हमने वेक्टर उसमें लिखी, अगर हम लोग डायरेक्ट स्केलर में लिखते हैं डायरेक्ट, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये सारी चीज़ें हम लोग मैथ में पढ़ चुके हैं, सिर्फ मैं आपका रिवीजन करा रहा हूँ। और हाँ, सबसे मेन चीज़, ये सारी जो इक्वेशंस है ये तभी यूज़ होंगी जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। ओनली एप्लीकेबल व्हेन एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। तो ये सारी इक्वेशन तभी यूज होगी जब अगर एक्सीलरेशन वेरिएबल हुआ, कि मान लो कि ये अभी 5 है आगे 10 होगा, तो अलग चलेगा उसका सिस्टम। चलो अब हर इक्वेशन पे एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब क्वेश्चन नहीं, सिर्फ मैं बता दूंगा कि वैल्यूज पुट कैसे करनी है हम लोगों को। तो इक्वेशन वाइज देखते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन मान लेते हैं। मान लिया आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मतलब शुरुआत में कितनी है, तो इनिशियल वेलोसिटी अपने पास, मतलब ये है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, ये है फाइनल, u होती है इनिशियल वेलोसिटी और v होती है फाइनल वेलोसिटी। देखो ऐसे याद रख लिया करो कि u पहले आता है तो पहली जो वेलोसिटी होगी वो v बाद में आता है तो फाइनली। ये होता है हमारे पास एक्सीलरेशन, t होता है टाइम, और s होती है डिस्प्लेसमेंट, जो कि मैं बता चुका हूँ डिस्प्लेसमेंट। तो अब इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी गिवन है हमें, फाइनल वेलोसिटी गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। और एक्सीलरेशन मान लेते हैं गिवन है 5, एक्सीलरेशन गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताना है कि कितना टाइम लगेगा इस चीज़ के लिए। तो अब टाइम निकालने के लिए हम लोग से जैसे सिर्फ पहली इक्वेशन उठाते हैं। पहली इक्वेशन में सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी 20 इक्वल टू 10 प्लस 5 इंटू टी। तो इसको इस तरह भेजते हैं और नीचे इसको भेज देंगे, तो 20 माइनस 10 अपॉन 5 इक्वल टू टाइम। तो हमारे पास टाइम आता है यहाँ पे कितना, 10 अपॉन 5 इक्वल टू 2 सेकेंड्स। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में मान लेते हैं हम लोग, अगली इक्वेशन यूज़ करने का सिर्फ तरीका बता रहा हूँ कि मान लो डिस्टेंस देगी, उसने डिस्प्लेसमेंट हुई उसकी मान लो 100 मीटर, और टाइम उसके पास है 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में उसने उसके एक्सीलरेशन के साथ, एक्सीलरेशन उसका रहा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोगों को बताना है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, उसने 5 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ 100 मीटर कवर किया, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी हम लोगों को ये बताना है। तो वैल्यू पुट करेंगे सीधा इक्वेशन में, तो 100 मीटर इक्वल टू u की वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, इंटू 5 प्लस 1/2, ये पता है 2, और t भी पता है हम लोगों को 5, तो 5 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 100 इक्वल टू 5u प्लस 25। तो u की वैल्यू हम लोग को निकालेंगे, इसको इधर भेजेंगे, नीचे भेज देंगे, तो u की वैल्यू हम लोग के पास आ जाएगी 100 माइनस 25 यानी 75 अपॉन 5। तो u कितना हम लोगों ने स्टार्ट किया है इनिशियली, 5 × 5 और 15 मीटर पर सेकेंड। तो इस चीज़ का याद रखना। और मेन चीज़ क्वेश्चंस करते समय क्या याद रखेंगे हम लोग कि हम लोग को यूनिट करना, मान लो यहाँ पे 1 किलोमीटर दे देते या 0.1 किलोमीटर दे देते तो हम लोग को 100 मीटर करना पड़ता। उसी तरीके से यूनिट कन्वर्जन का बहुत ध्यान रखना है, बहुत जगह गलती होती है। इसी तरीके से सेम टू सेम तीसरी क्वेश्चन भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, अब मैं उसका एग्जाम्पल नहीं बता रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग अब आगे करेंगे। अब इसके बाद इक्वेशंस ऑफ मोशन जैसे हमने देखा, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे मोशन ग्रेविटी में कैसा होगा और इक्वेशंस में चेंज क्या आएगा ग्रेविटी अगर होती है तो।
अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या क्या चेंज आएंगे इक्वेशन में, हम लोगों के पास तीन इक्वेशंस थी हम लोगों के पास। तो उसमें देखो ग्रेविटी में सबसे मेन क्या होता है कि अगर हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने किसी पर्टिकुलर हाइट h से कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया है, तो ड्रॉप का मतलब अगर ड्रॉप किया जाए तो u को हम लोग 0 रखेंगे। और क्या बोलते हैं, अगर कुछ क्वेश्चन में नहीं लिखा है, इफ नॉट गिवन पुट क्या एयर रेसिस्टेंस इक्वल टू 0। कोई एयर, जैसे हम लोग असलियत में जब प्रैक्टिकली कोई चीज़ फेंकते हैं तो उसमें एयर रेसिस्टेंस लगता है, तो उसको 0 रखेंगे अगर नहीं दिया है तो। और तीसरी कंडीशन, और हम लोग कंडीशन क्या लेंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट हम लोग ऊपर से फेंकते, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो जब वो पर्टिकुलर अपनी हाईएस्ट हाइट पे होगा, मैक्सिमम हाइट पे होगा, तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी उस टाइम पे जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे होगा। और कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी हवा में फेंका जाता है तो ग्रेविटी की वजह से नीचे आता है, और वो ग्रेविटी की वैल्यू होती है अर्थ पे जी की वैल्यू होती है जनरली, वैसे होती तो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, पर हम लोग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रख लेते हैं अप्रॉक्स लेके। तो अब चेंजेस क्या है, देखो एक्सीलरेशन हम लोगों को पता है ग्रेविटी के अंडर में क्या होगा, एक्सीलरेशन हम लोगों को पता है कि जी रखते हैं, तो इक्वेशंस में चेंज क्या आएगा, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, ठीक है। और देखो अगर हम लोग यहाँ प्लस माइनस, एक सेकेंड इस क्वेश्चन को काटते हैं, अगर हम लोग ऊपर की तरफ पॉजिटिव मानते हैं और नीचे की तरफ नेगेटिव, तो जी नेगेटिव हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हम लोग जी की जगह माइनस जी रखेंगे क्योंकि एक्सीलरेशन नीचे की तरफ लगता है जब भी, तो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी रखते हैं। वैसे मैं प्रेफर करूँगा कि आप उसी इक्वेशंस को लगाएं, मतलब जो पहले इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। पर अगर डायरेक्ट आपको याद करनी है तो आप कर सकते हैं, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, और s की जगह पे h रखेंगे, s इज इक्वल टू यू टी, मतलब बेसिकली जहाँ पे वो है तो उसकी जगह मतलब माइनस जी रख देंगे, और ऐसे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g है। तो ये तीन इक्वेशन हो गई। तो ये मतलब अगर हमने सिर्फ कुछ नहीं किया है, बस जी की जगह पे माइनस जी वैल्यू पुट की है, यहाँ पे माइनस आएगा, तो यहाँ पे मतलब माइनस जी रखा है तो माइनस आ जाएगा, और मैंने कुछ नहीं किया है, और ग्रेविटी में और कुछ नहीं होता है, बस जी आ जाता है, और एक्सीलरेशन मतलब गिवन नहीं रहेगा क्वेश्चन में, आपको खुद ही अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, और बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। अब हम लोग एक डायरेक्ट फॉर्मूला देखेंगे कि nth सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा अगर उसका एक्सीलरेशन a है और इनिशियल वेलोसिटी u है। तो हम लोग के पास इक्वेशंस थी जो तीन, उसमें से एक इक्वेशन थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अगर हम लोगों को nth सेकंड निकालना है तो सबसे पहले n सेकंड पे nth मतलब सबसे पहले हम लोग निकालेंगे n सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई और n माइनस 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो nth सेकंड का आ जाएगा। जैसे हम लोग को फर्स्ट सेकंड का निकालना हुआ तो हम लोग सीधा निकाल लेंगे 1 सेकंड में कितनी हुई, और 0 सेकंड में तो 0 होगी तो सब्ट्रैक्ट, और सेकंड सेकंड का निकालना हुआ मान लो तो 3 सेकंड में कितनी, मतलब अगर सेकंड 2 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई और 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा कि सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल हुई। इसी तरीके से हम लोग को निकालना, मान लो 5th सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल हुई, तो 5 सेकंड में जितनी ट्रैवल होगी और 4 सेकंड में जितनी ट्रैवल होगी, दोनों का डिफरेंस हम लोग को बता देगा कि 5th सेकंड में कितनी। अब 4th सेकंड का मतलब ये नहीं होगा कि 4 से 5 के बीच की डिस्टेंस, अगर 4th सेकंड बोला है तो 3 से 4 के बीच की डिस्टेंस 4th सेकंड होगी। क्यों होगी? क्योंकि फर्स्ट सेकंड 0 से 1 है, तो मतलब जो पहला 0 से 1 आ रहा है पहला सेकंड, तो मतलब n-1 से शुरू हो रहा है। अगर फर्स्ट सेकंड बोलेंगे तो n-1 से 1 तक, 1-1 0 फिर 1, तो ऐसे। तो इसीलिए अगर हम लोगों को अगर nth सेकंड का निकालना है तो हम लोग Sn निकालेंगे और Sn-1 निकालेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐसे Sn निकालेंगे और Sn-1 निकालेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो
एस एन क्या होगा, एस एन होगा यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर, और एस एन माइनस वन क्या होगा, यू एन आएगा यहाँ पे, सॉरी यू एन माइनस वन प्लस 1/2 ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। तो अब क्या, फर्स्ट माइनस सेकंड, तो एस एन एच सेकेंड इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन, ठीक है। तो एस एन आ जाएगा यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस ये अपना अलग, वो अपना अलग, u, अब इसको सेपरेट कर लेंगे, माइनस u प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2, ठीक है। तो यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस u प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर, ये यहाँ से अगर जब माइनस अंदर इससे ही मल्टीप्लाई होगा सारा माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, मतलब जब सॉल्व करेंगे फाइनली तो ये बनेगा माइनस a/2 माइनस माइनस प्लस ए एन। तो अब यू एन से यू एन कैंसिल होगा और हाफ ए एन स्क्वायर से हाफ ए एन स्क्वायर, तो यहाँ पे u बचा और u, और इधर पे बचेगा प्लस ए एन माइनस a/2। तो 2 एलसीएम लेके एक कॉमन a/2 कॉमन ले सकते हैं, तो u प्लस a/2 कॉमन और 2n माइनस 1, ये आ गया एस एन एथ। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, इसको भी याद करना है। एस एन एथ सेकेंड में कितना हमारे पास कितना वो आया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एन एथ सेकेंड में, तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले और देखेंगे, फॉर एग्जांपल कि क्या बोलते हैं, कितनी डिस्टेंस अगर इनिशियली स्टार्ट होती है कोई चीज़ तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा कितने टाइम में, डायरेक्ट फॉर्मूला या कितना टाइम लगेगा, अभी देखते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं। अब बेसिकली मेनली ये होता है कि जो भी हम लोग फॉर्मूले डायरेक्ट याद करते हैं वो करते हैं ग्रेविटी वाले, मतलब जो फ्री फॉल होता है, जो हम लोग ड्रॉप करते हैं चीज़ें उसे फ्री फॉल बोलते हैं। फ्री फॉल होता है या हम लोग नीचे से कोई बॉल ऊपर फेंकते हैं स्ट्रेट लाइन में, या फिर डायरेक्ट छोड़ देते हैं, अच्छा किसी छत से जाके छोड़ दिया, तो वो सारे डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं। जैसे मान लो कि हम लोगों ने एक बॉल लिया, यहाँ से एक आदमी खड़ा है और इसने एक बॉल यहाँ से फेंका, उसकी वेलोसिटी थी u। अब पूछा जाए कि मैक्सिमम हाइट क्या होगी, यहाँ तक गया वो, ऐसा गया 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 और यहाँ आके रुक गया, उसकी वेलोसिटी हो गई 0। तो मतलब वो वापस तो आएगा लेकिन कुछ मिली सेकेंड के लिए उसकी वेलोसिटी 0 हो गई होगी, तो उस सेकेंड पे उसकी मैक्सिमम हाइट होगी। तो हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं कौन सा, अगर हम लोग को लगाना है कि सबसे ऊपर तक जाने में टाइम कितना लगेगा, तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। जो जनरल फॉर्मूला होता है उसको तो हम लोगों ने ग्रेविटी में देखा था, तो g नीचे की तरफ लगता है तो g नेगेटिव होगा, u ऊपर की तरफ है तो u पॉजिटिव होगा। तो v तो 0 है, 0 इक्वल टू u माइनस जी टी। तो अगर हम लोगों को हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने का टाइम निकालना है तो t इक्वल टू u बाई जी। अगर अब देखो जब ये ऊपर गया है तो नीचे भी आएगा, जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। तो अब t टोटल वापस आने में इक्वल टू 2u बाई जी, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2u बाई जी। इस चीज़ का याद रखना। अब इसी तरीके से हम लोगों से पूछ लिया जाए कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो मैक्सिमम हाइट के लिए हम लोग, जैसे हम लोगों के पास अभी जैसे टाइम तो हम लोग ने निकाल लिया, अब हम लोग थर्ड इक्वेशन लगाएंगे। थर्ड इक्वेशन थे हम लोग के वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जैसे थर्ड इक्वेशन है हम लोग के पास वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो 2as सॉरी, तो हम लोग को s निकालना है, ये हम लोग को पता है माइनस जी क्योंकि नीचे की तरफ लग रहा है, और ये भी पता है 0, तो 0 इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g, और s की जगह h बोल देता हूँ मैं, मैक्सिमम हाइट h। तो ये इस तरफ तो h आ जाएगा हम लोग के पास यू स्क्वायर बाई 2g, ये हम लोग के पास h आ गया।
तो ये दो चीज़ें आ गई हम लोग के पास। टाइम टोटल ऊपर से नीचे तक आने का ये टाइम है पूरा, और ये मैक्सिमम हाइट एच मैक्स ये इतनी हाइट आ गई, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आ गई हम लोगों के पास। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है निकालने का। और अगर कोई बोल दे, मान लो कि यहाँ से हम छत पे खड़े हैं किसी टावर पे, और वहाँ से हमने बॉल को ड्रॉप किया, सीधा छोड़ दिया, तो ये इस केस में u0 होगा, और u0 होगा। और हम लोगों को और हाइट दे रखी होगी कि कितने मीटर का वो है, कितने मीटर का टावर है, तो हाइट दे रखी होगी, u0 होगा। तो हम लोग इससे क्या निकाल सकते हैं कि कितने टाइम में वो नीचे तक पहुंचेगा। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर होगा, g नीचे की तरफ है, हाफ एटी स्क्वायर होगा तो g नीचे की तरफ है तो माइनस जी रख देंगे। s पता है h इक्वल टू ut की u0 तो ये 0 प्लस 1/2 a की जगह g माइनस का माइनस जी टी स्क्वायर। तो h हम लोग के पास कितना आ गया, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब ये माइनस हम लोग को ये इंडिकेट करता है कि वो बॉल जो है वो नीचे की तरफ गई है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है वो भी नेगेटिव हो सकता है। तो हम लोग अगर सीधा मतलब अगर हम लोग को टाइम निकालना है इससे, तो इसको माइनस को हटा के देखना पड़ेगा, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन हाइट हम लोगों को बता रही है कि नेगेटिव होगी। समझ में आई ये बात, हाइट नेगेटिव होगी, इसीलिए बस वो यही इंडिकेट कर रहा है कि नीचे की तरफ है। अब देखो वैसे बात ये है कि हम लोगों को यहाँ s की वैल्यू माइनस एच रखनी होगी, क्योंकि नीचे की तरफ है, और नीचे की तरफ हम लोगों ने नेगेटिव माना, तो यहाँ भी माइनस रखेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर आएगा। तो t की वैल्यू आई 2h/g का अंडर रूट। तो ये हम लोग के पास टाइम आ गया कि कितनी देर में वो नीचे आ जाएगा। ये बात समझ में आई। तो ये इसके 3 डायरेक्ट फॉर्मूले हैं कि ये हम लोग को ये डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे, और ज़्यादा कोई खास फॉर्मूले नहीं होते हैं, जो भी होता है खुद बना लिए जाते हैं ऐसे इसी तरीके से जैसे मैंने बनाए हैं। और आज के लेक्चर में बस इतना ही है कि सिर्फ यहाँ तक हमने बताया है। आज हम लोग हम समराइज़ कर देते हैं, एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले जनरल टर्म्स बताइए, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड होती थी सिर्फ मैग्नीट्यूड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती थी विद डायरेक्शन। और जो एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना पड़ता है, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। उसके बाद हमने पढ़ा इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन में तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी हमने, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन थी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। उसके बाद हमने उसको क्वेश्चंस भी कुछ ट्राई किए उस टॉपिक पे। उसके बाद हमने पढ़ा मोशन अंडर ग्रेविटी, और उस मोशन अंडर ग्रेविटी में हमने सीखा कि फ्री फॉल भी होता है, और उसमें g की वैल्यू फिक्स रहती है 9.8 या 10 रख लेते हैं उसे हम लोग अप्रॉक्स करके। उसके बाद हमने डायरेक्ट एस एन एच की वैल्यू निकाली, और फिर ग्रेविटी के डायरेक्ट फॉर्मूले देखे कि मतलब कैसे टाइम टोटल नीचे से फेंकते हैं तो टाइम टोटल कैसे निकालते हैं, एच मैक्स क्या होता है, या किसी पर्टिकुलर हाइट से हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट फेंकते हैं तो उसको नीचे तक आने में कितना टाइम लगता है, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला। और बाकी कुछ भी फॉर्मूले होंगे हम लोग इसी तरीके से निकाल सकते हैं। अगली वीडियो में हम लोग इसके ग्राफ वाले कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बारे में समझेंगे, और इसके बाकी इन जो भी टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं आज, उस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस करेंगे अच्छे। और कल क्या सीखेंगे कि अगर एक्सीलरेशन, मान लो अभी तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन है तो हम लोग सीधा इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब तो हम लोगों को किस अटेम्प्ट से जाना चाहिए, उसके लिए आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो प्लीज़ अगले लेक्चर में इंटीग्रेशन बेसिक ही कहीं से सीख लेना, या फिर अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलेंगे तो मैं बेसिक इंटीग्रेशन भी बता दूंगा अगले ही लेक्चर में। तो थैंक यू वेरी मच। और ये मेरा पहला वीडियो है मेरे चैनल का, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल, लाइक करिए वीडियो और कमेंट करिए। थैंक यू।